हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे पढ़ रहे होंगे। आपको पता है कि आपसे हम प्रॉमिस किए हैं कि लगातार 50 दिन जब तक एनटीपीसी एग्ज़ाम स्टार्ट ना हो जाए तब तक लगातार वीडियोज हम जीके का डालते रहेंगे, क्योंकि जीके का जो क्वेश्चन आता है वो कंपाइल नहीं रहता, ना ही मैथ का कंपाइल रहता है और ना ही रीजनिंग का रहता है। तो हम उसमें से लिए एक शपथ कि जीके का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम वहाँ से निकाल के और अलग कंपाइल करके आप लोगों को बताने का काम करें। तो आज हमारा वीडियो लेक्चर 3 है और 29 दिसंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ आने से पहले एक बार इसका पीडीएफ को ज़रूर रीड कर लीजिएगा, ताकि यहाँ आने के बाद आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपका आंसर अगर दिमाग में क्लिक करेगा तो ये याद भी हो जाएगा। तो यहाँ वीडियो देखने से पहले आप इसका एक बार पीडीएफ भी देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों के पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है हमारे पास कि जापान में जापान के सम्राट आकेहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीवा। ठीक है, तो जापान में जापान के सम्राट आकेहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों रीवा। दोस्तों जापान की अगर राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी हमारा हो जाता है टोक्यो। ठीक है, और अगर जापान की मुद्रा की बात करें तो यह इसका मुद्रा है हमारा दोस्तों एन। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि 1945 ईस्वी में दोस्तों 1945 ईस्वी को जापान पर 2 परमाणु बम गिराया गया था। एक 6 अगस्त को गिराया गया था और एक दोस्तों 9 अगस्त को गिराया गया था। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर ये 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि थुम्बाको की उपस्थिति के कारण थुम्बाको ब्लैंक स्थान की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च करने के लिए आदर्श स्थल के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों ये जो थुम्बा है ये इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स में पड़ता है, इसीलिए इसी की उपस्थिति के कारण थुम्बा को रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक आदर्श प्लेस माना जाता है। दोस्तों अगर ये पूरा पृथ्वी है तो यहाँ पे जो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, तो कोई भी रॉकेट को अगर यहाँ से लॉन्च करेगा ना तो दोस्तों यहाँ पर जी का जो वैल्यू है, यहाँ पर जो दोस्तों जी का वैल्यू होता है वो कम होता है, इसलिए रॉकेट बहुत स्पीड से बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता है। तो इसीलिए इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स को रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजमेर। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है दोस्तों, तो अजमेर। अजमेर की दोस्तों अगर बात करें तो ये अभी वर्तमान में हमारा राजस्थान में है और राजस्थान इतिहास के भारतीय इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है दोस्तों। कौन? राजस्थान रखता है। राजस्थान की अगर बात करें तो इसका जो राजधानी है वो है दोस्तों जयपुर, और राजस्थान को दोस्तों पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है, पिंक सिटी के रूप में। राजस्थान की अगर बात करें कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ का दोस्तों मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हवा महल जो है, हवा महल ये भी आपका राजस्थान में है। इससे क्वेश्चन कई बार आ गया है दोस्तों। 1576 ईस्वी का हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप शामिल थे, वो भी राजस्थान में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों के पास है
क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से आता है। हम आपको इसलिए इसको कैटेगराइज करके बता रहे हैं ताकि आपका दिमाग क्लिक करे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उस अनुसार से हमको तैयारी करना है। अब देखिए, रूर क्षेत्र, आपको पता होना चाहिए रूर एक जगह है दोस्तों। रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, रूर क्षेत्र ये आपका जर्मनी में है और जर्मनी में दोस्तों कोयला के लिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है दोस्तों रूर। तो याद रखिएगा, रूर क्षेत्र जो है सो जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों। जर्मनी का राजधानी कहाँ पर है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में हमको आंसर करना है। आप देखेंगे जानते हैं कि नहीं। तब तक हम आपको बताते हैं कि फ्रांस की जो राजधानी है ये आपका है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी है दोस्तों हम लोगों का कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। और हंगरी की राजधानी की बात करें तो आपका है, हंगरी की राजधानी है दोस्तों बुडापेस्ट, ठीक है। कौन सा है दोस्तों, बुडापेस्ट आपका हंगरी की राजधानी है। जर्मनी की राजधानी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों के पास है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों के पास है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? तो जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, यानी कि सेल का खोज किया था। अगर पूछ लिया जाए कब किया था तो 1665 ईस्वी में इन्होंने दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से कई बार पूछा जाता है कि बताइए वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्तों टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कार्ल लिनियस को कहा जाता है दोस्तों। कार्ल लिनियस को जो है वो टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिनियस का पिता। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आपका HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बायोलॉजी से ही है। और एक चीज़ और पूछा जाता है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो आपको बता दे रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। लेकिन HIV की कमी से क्या होता है, मतलब HIV से क्या होता है और HIV जो है ये फैलता कैसे है, आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, तो इससे तैयारी बेहतर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये आपका है करंट अफेयर का क्वेश्चन। CA से मतलब समझ लीजिएगा करंट अफेयर का है। अगस्त 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAIL का अगला अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सोमा मंडल को। सोमा मंडल को अगस्त 2020 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया। ये तो आपका दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड जितने भी चीज़ होते हैं करंट अफेयर अक्सर वहीं से आता है दोस्तों, अचानक अचानक कहीं से नहीं आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी स्कीम वगैरह हो गए हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी अथॉरिटी हैं, उसी से करंट अफेयर हम लोगों का बनता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हम लोगों के पास है और ये काफ़ी है आधुनिक भारत के इतिहास की अगर बात करें तो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है गवर्नर जनरल के बारे में। जैसे कि आपको पूछ दिया जाता है कि बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कब बना, ठीक है, उसके बाद फिर गवर्नर जनरल कब बना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको कितना था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 6 और ये है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय, कौन सा वायसराय है ऑफ इंडिया डिड टेक इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब भारत में कौन से वायसराय हुए जिन्होंने ये डिसाइड किया, जिन्होंने ये क्रिएट किया, जिन्होंने ये मतलब बनाया कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की सरकार होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो आप स्वयं का, मतलब
अपने क्षेत्र का ही नेता को चुना जाना चाहिए। तो इसका जो स्टेप ये उठाया, इसको उठाया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। किसने उठाया था दोस्तों? लॉर्ड रिपन ने उठाया था इस स्टेप को, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1773 ईस्वी से दोस्तों स्टार्ट हुआ था। इस समय आया था एक मिशन, और इसी से चलते चलते 1947-48 ईस्वी तक दोस्तों हम लोग इंडिया के ऊपर ब्रिटिश के गवर्नर जनरल ही शासन किए थे। कभी वायसराय बन रहे थे, तो कभी गवर्नर बन रहे थे, तो कभी गवर्नर जनरल बन रहे थे। तो इस तरह से 1773 ईस्वी से 1948 ईस्वी के बीच तक हम लोगों के यहाँ शासन किया कौन? ब्रिटिश गवर्नर ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों के पास है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आप, तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो भारत में चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान जो भारत में चलाया गया था दोस्तों, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, क्या इसका टारगेट था कि भारत को क्या करना चाहिए जिसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी एडॉप्टेड। मतलब किस देश के संविधान से भारत में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को अपनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस। फ्रांस के संविधान से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। अगर फ्रांस की राजधानी की बात करें तो यहाँ का जो राजधानी है वो है आपका पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है कि भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 26 नवंबर। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन को हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, लेकिन इसको 26 नवंबर को लागू नहीं किया। इसका दोस्तों एक लॉजिक है 26 नवंबर में और 26 जनवरी में। 26 जनवरी 1930 को भारत में कुछ अच्छा चीज़ हुआ था, जिसके वजह से इन नेताओं ने ये डिसाइड किया, इन लोगों ने जिन्होंने संविधान बना रहे थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि 26 नवंबर 1949 को नहीं, 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू करना चाहिए। अब ये कौन सा मुख्य चीज़ था दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों के पास है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन अक्सर ये फिजिक्स का ही टॉपिक है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स लीड्स टू क्या। मतलब जो होता है इसको बता देते हैं। एक्सेसिव का मतलब होता है ज़्यादा, एक्सेसिव का मतलब होता है ज़्यादा, और कर्वेचर का मतलब होता है दोस्तों वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसका मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या होता है। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स लीड्स टू मतलब आँख का ज़्यादा वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना क्या कहलाता है दोस्तों। तो ये आपका कहलाता है मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। इसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं मायोपिया का। दोस्तों 3 तरह का बीमारी होता है। एक होता है दोस्तों आपका
मायोपिया, एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और एक आपका होता है प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। दोस्तों एक को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, एक को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और दूसरा को बोलते हैं दोस्तों दूर दृष्टि दोष, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। ये तीनों का कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोग जान जाइएगा। निकट दृष्टि दोष उसको बोलते हैं, मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति का आँख है, एक कोई व्यक्ति है और ये अगर निकट की वस्तुओं को देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, धुंधला इसको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो निकट की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि निकट दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अवतल लेंस के प्रयोग करके दोस्तों, अवतल लेंस की प्रयोग करके हम लोग किसका निपटारण कर सकते हैं, तो निकट दृष्टि दोष का। अब इसको याद करने का ट्रिक भी है कि यहाँ पे निकट में 3 गो है, निकट, और अवतल में यहाँ 4 गो है, तो निकट से 3 तो यहाँ हो जाएगा 4, लॉजिक लगाएंगे रीजनिंग का, तो अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने का। अब उसी तरह से दोस्तों आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है तो इसको दूर की वस्तु आराम से दिख रहा है लेकिन निकट की वस्तु को ये नहीं देख पा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब अगला है दोस्तों जरा दूर दृष्टि दोष। ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो जरा दूर दृष्टि दोष किसको बोलते हैं, जो इंसान को निकट की वस्तु भी ना दिखे और दूर की वस्तुओं को भी वो ना देख सके, दोस्तों ऐसे लोगों को लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया, यानी कि जरा दूर दृष्टि दोष। एक चीज बोलने भूल गए कि दूर दृष्टि दोष का जो निपटारण किया जाता है ये आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है, लेकिन अगर जरा दूर दृष्टि दोष आ जाए तो इसका निपटारण हम लोग अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को मिला के करते हैं। अवतल लेंस प्लस उत्तल लेंस दोनों को जब प्रयोग करते हैं लेंस बनाने में, तो उसके मदद से हम लोग जरा दूर दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया को ठीक करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों के पास है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों के पास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वो ह्यूम ने किया था, और कब किया था, तो 1885 ईस्वी में किया था। 1885 ईस्वी में इसका कह सकते हो आप गठन किया था वो ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, तो अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता दोस्तों, 1885 ईस्वी में इसका गठन हो गया, लेकिन उस समय इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष बने थे दोस्तों, वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं यही इसका पहला अध्यक्ष बने थे, किसका, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना WC बनर्जी, ये यही व्योमेश चंद्र बनर्जी है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ये था आपका हो गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों के पास है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश सबसे आगे है। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये इंडेक्स का क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश सबसे आगे है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे इसका सही उत्तर होगा, मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे देश। ये करंट अफेयर का टॉपिक है तो इसको आप जान सकते हो कि मतलब इंडेक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो यहाँ पे है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है। तो दोस्तों ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है, अगर आप जानते होंगे तो ये बनेगा और नहीं जानते होंगे तो नहीं बनेगा।
तो देखिए आपका आता है इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है ग्रीन गुड डीड्स। ग्रीन गुड डीड्स को जो है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए नए सामाजिक आंदोलन का नाम है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अभी वर्तमान में कौन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये भी दोस्तों आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है कि पुरातात्विक खुदाई के बाद, पुरातात्विक खुदाई के बारे में मतलब आर्कियोलॉजिकल खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फर्दर एक्सकैवेशन एट मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये जो आपका है बुक लिखा है वो लिखा है अर्नेस्ट मैके ने। दोस्तों आप लोगों को इसी से संबंधित आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों को कंफर्म पता होना चाहिए। इस सभ्यता के बारे में बोला जाता है कि 1750 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व पुराना ये सभ्यता है। उस समय ये सभ्यता निवास करती थी और इसका सबसे पहले दोस्तों खुदाई जो है वो 1921 ईस्वी में किया गया था। अब ये किसके द्वारा किया गया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका आंसर भी हम जानना चाहेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों के पास है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। दोस्तों इसमें देखिए मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये तीनों जो है आपका ये सर्च इंजन है, सर्च इंजन है, ये आपका जो तीनों है ये वेब ब्राउजर है। ठीक है, ये तीनों आपका वेब ब्राउजर है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें गूगल का, तो गूगल आपका वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल एक प्रकार का दोस्तों सर्च इंजन है, सर्च इंजन है कौन, गूगल। तो आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो ये है आपका गूगल। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेनमार्क में। डेनमार्क में दोस्तों सबसे सफल सहकारी कृषि है, कहाँ पे, डेनमार्क में। डेनमार्क की अगर राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी है दोस्तों कोपेनहेगन। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ पे है, कोपेनहेगन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन ये। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डक्कन क्वीन। डक्कन क्वीन जो है वो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों के पास है, ये दोस्तों आपका करंट अफेयर का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका है करंट अफेयर का टॉपिक। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और नवकरण निर्मित करने के लिए ATL लैब की शुरुआत की गई। अब बताइए ATL का पूर्ण रूप क्या है। तो कई लोगों ने इसका अटल टेक्नोलॉजी लैब मारा है, जो कि इसका सही उत्तर नहीं होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 20 एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए पित्त जो है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बाइल। पित्त जो है सो कहाँ, किसके द्वारा स्रावित होता है, मतलब कहाँ से निकलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लीवर से निकलता है दोस्तों। लीवर से क्या निकलता है, पित्त। और पित्त जाके जमा कहाँ पे होता है, तो वो होता है जमा आपका पित्ताशय में, ये होता है जमा। ठीक है, अग्नाशय दोस्तों पूछा जाता है कि अग्नाशय क्या है। तो ये एक प्रकार का दोस्तों ग्लैंड है। क्या है दोस्तों, ये अग्नाशय के बारे में पूछा जाता है कि बताइए ये क्या है। तो ये एक प्रकार का हम लोगों का ग्लैंड है, कौन, अग्नाशय। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम लोग बात करें
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री में दोस्तों अक्सर कंप्यूटर से रिलेटेड सामानों को बनाया जाता है, तो आपको याद रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये है दोस्तों आपका कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप को फुटलूज इंडस्ट्री में ही बनाया जाता है, उसका नाम दे दिया जाता है फुटलूज इंडस्ट्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की महासचिव कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एंटोनियो गुटेरेस। ये हर किसी को जानना ही चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पूरे दुनिया का मिला हुआ राष्ट्र है, तो इसके बारे में जानकारी हम लोगों को जिस तरह भारत की जानकारी रखते हैं वैसे संयुक्त राष्ट्र का भी जानकारी पल पल का रखना चाहिए और ये क्वेश्चन को आपको बनाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एंटोनियो गुटेरेस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, ये भी सवाल कई बार रिपीट किया है एग्जाम में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1906। 1906 में दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की यानी कि ऑटोनोमस की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। कब, तो 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में। आपको एक इससे हिंट देते हैं कि 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये दोस्तों आपका सूरत में हुआ था। कहाँ पे, सूरत में हुआ था। 1916 का जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये आपका कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 1920 ईस्वी का जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका नागपुर में हुआ था। कहाँ पे, नागपुर में हुआ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1921 ईस्वी में जो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, तो वो थे आपका अबुल कलाम। कौन थे, अबुल कलाम। अबुल कलाम ये सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको जानना ही चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को किस वर्ष धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, तो 1989 में। इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम लोगों को बात करें तो यहाँ पे 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस क्या था, तो इसका फोकस था दोस्तों प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण जो है मेन फोकस था 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का। ठीक है, अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग के पास है और ये फिर से बायोलॉजी का सवाल आपके पास आ चुका है। बायोलॉजी का सवाल आ चुका है। निम्न में से किस रक्त समूह को यानी किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, माना जाता है। यानी कि इस ब्लड ग्रुप वाले लोग जो हैं वो किसी से भी रक्त ले सकते हैं, तो ये है आपका दोस्तों AB प्लस ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो किसी से भी रक्त ले सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग के पास है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए ही हमारे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना को बनाया गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गांधी जैसे कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी जो है वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये भारत लौटे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किए। ठीक है, उसके बाद गांधी से इंपॉर्टेंट क्या रखना है याद,
1942 ईस्वी में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी रुख रखा था। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिए, उसके बाद आप फिर से टाइम मिलेगा तो आपको और पॉइंट ये बताने का प्रयास करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी परम 8000। परम 8000 जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है करंट अफेयर का फिर से क्वेश्चन आ गया कि किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मलावी। ठीक है, मलावी देश होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे है कि व्हाट काइंड ऑफ ये टैक्स इज जीएसटी। दोस्तों ये कई बार रिपीट कर गया है, इसको आप कभी मत भूलिएगा। जीएसटी एक प्रकार का दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? जो जनता पर डायरेक्ट नहीं लगती है। जीएसटी कैसे लगता है? जैसे कि मान लीजिए आप कोई सामान को खरीदें तो दुकानदार आपसे जीएसटी नहीं मांगेगा, आपसे वो पूरा पैसा सामान का मांग लेगा। उसके बाद वही सामान में जो है वो जीएसटी दोस्तों जुड़ा हुआ रहता है। तो जीएसटी आपसे डायरेक्ट नहीं लिया, सामान से ही जीएसटी ले लिया। तो आप सामान में जो आप पैसा खरीदे हैं लेके, उसी से वो जीएसटी सरकार काट लिया है। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? जो आपके ऊपर सीधा थोपा जाए कि आपका इनकम अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो आप पर 5% का टैक्स लगेगा, 10% का टैक्स लगेगा। इस तरह के जो टैक्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोगों के पास है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जोसेफ नोएल पैटन ने। जोसेफ नोएल पैटन ने 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम बनाया था। किसने? जोसेफ नोएल पैटन ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, और ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन केमिस्ट्री का, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल फार्मूला फॉर लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका CaOH, यानी कि इसको पढ़ेंगे हम लोग तो इसको पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, लाइम वाटर के फार्मूला को। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं लाइम वाटर से। क्वेश्चन नंबर 36 को अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये अभी आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, और ये हर किसी को दोस्तों जानना ही चाहिए। 36 में सितंबर 2019 में किसी तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री, उसके बाद वहाँ के चीफ जस्टिस राज्य के कौन है वो हर किसी को पता होना चाहिए। एनी हाउ उसके बाद कैबिनेट के बारे में जब भी आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो आपको बता ही देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, जगदीश मुखी जो है ये आपका असम के राज्यपाल थे। लालजी टंडन जो है ये मध्य प्रदेश के भी रह चुके हैं, और KP ओली को इसको छोड़िए, ये हमको भी नहीं पता है, तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग लेके 37 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी आपका है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशासित महिला पहलवान का नाम बताइए जिसको कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। तो वो है दोस्तों आपका विनेश फोगाट। आपको बता दें दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो नाम है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है दोस्तों। अगस्त के महीना में 8 अगस्त के आसपास से किया गया है।
तो आप ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। 8 अगस्त 2021 को दोस्तों शायद किया है, ये आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है डेट में, 8 अगस्त के कब किया है। और आपको याद भी रखना कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो शुरुआत हुआ था वो 1991-92 में हुआ था। दोस्तों अगर भारत में बात किया जाए तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड की बात किया जाए तो वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि विनेश फोगाट को 2020 के लिए दिया गया है। विनेश फोगाट रहने वाली कहाँ की है दोस्तों, तो ये है हरियाणा की रहने वाले। हरियाणा की राजधानी कहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ का राजधानी आपका है चंडीगढ़। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री का बात करें कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में आपके पास क्या है दोस्तों, कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को, मतलब किस राज्य के शासक जब मर गया तो उसको कहा गया कि शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। किसको परिभाषित किया गया है, तो वो है दोस्तों अवध के राजा। अवध के शासक जब मरे थे तो उसके बारे में ये टिप्पणी किया गया था कि शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अवध। अब बात करते हैं 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइगर रिजर्व है यानी कि बाघ संरक्षित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के दोस्तों हर कोई जानता है, जिसका गठन 1935-36 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। कौन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जो आपका मतलब स्थित है वो कहाँ पे है, तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। कहाँ पे, उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, चंद्रयान 2 को, जिसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था, तो वो था दोस्तों GSLV Mk3M1। GSLV का दोस्तों कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल होता है, लॉन्च व्हीकल किसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, तो ये फुल फॉर्म होता है आपका GSLV का। उसके बाद जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है PSLV का फुल फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हमारा PSLV का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना था, एक सेकेंड, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। एक दो क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाते हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ बोलता है कि 40 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों हम लोगों के पास है, बोलता है 40 जीके ही आते हैं लेकिन ज़्यादा जीके आते हैं। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है आपका दोस्तों कंचनजंगा, जो कि इंडिया के सिक्किम राज्य में लोकेटेड है। कहाँ पे, सिक्किम राज्य में। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पे दोस्तों, नेपाल में है, जिसका वर्तमान लंबाई 8,850 मीटर हो चुका है। सिक्किम का जो आपका सिक्किम जो है वहाँ पे कंचनजंगा है। अभी सिक्किम को जो दोस्तों 1975 ईस्वी में भारत में मिला लिया गया था, और सिक्किम जो है दोस्तों इसका राजधानी जो है वो है आपका गंगटोक। कहाँ पे है, गंगटोक है सिक्किम का राजधानी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोगों के पास है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हर कोई जानना चाहिए आप लोगों को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। 43 में किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का यानी कि पेन नेम का इस्तेमाल किया है, तो वो है आपका कमला दास। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। अब इस तरह से दोस्तों टोटल 40 क्वेश्चन की जगह पे दोस्तों 43 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आप कभी इस विचार में मत रहिएगा
कि रेलवे CBT 2 में अगर 50 क्वेश्चन आपका जीके का है तो 50 ही पूछेगा। 50 से दोस्तों हो सकता है कम पे पूछ लिया जाए, 50 से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछ लिया जाए। कंफर्म तो पूछता नहीं दोस्तों, रेलवे का ये रीति रिवाज बनता हुआ आ रहा है, तो आप कभी ध्यान में मत रखिएगा। जैसे अभी यहाँ 40 क्वेश्चन की जगह पे 43 क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 क्वेश्चन को ज़्यादा कर दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये वीडियो आपको पर डे 10 AM पर अपलोड हो जाएगा दोस्तों, तो आप देखना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।